तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेंटर ऑफ मास एंड कोलिशन के क्लास वर्क क्वेश्चन का शीट डिस्कशन। तो क्वेश्चन नंबर 17 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन है टू बॉल्स ईच ऑफ मास 5 kg मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शंस विद इक्वल स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड कोलाइड हेड ऑन विद ईच अदर। Find out the final velocities of the balls if the collision is perfectly elastic। तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में हमने डिस्कस किया हुआ है, अगर दो सेम मास के बॉडीज हैं, लेट्स से 5-5 kg के दो बॉडीज हैं, दोनों का मास सेम है, इक्वल दिया हुआ है 5 kg और नेक्स्ट है आपका 5 kg। ये दो बॉडीज हैं, कहा गया है अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं विद इक्वल स्पीड्स। मतलब ये 5 kg का बॉडी लेट्स से 5 मीटर पर सेकेंड से प्लस आई कैप में जा रहा है, तो ये 5 kg का बॉडी अपोजिट डायरेक्शन में वही मैग्नीट्यूड पर डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। और क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है, हमने इलास्टिक कोलिजन में डिस्कस किया हुआ है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो और सेम मासेस हो तो वेलोसिटीज जो होती है वो एक्सचेंज हो जाती है। लेट्स से अगर ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, तो बॉडी ए की वेलोसिटी बॉडी बी को मिल जाएगी और बॉडी बी की वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन बॉडी ए को मिल जाएगी। तो ये बॉडी ए, ये बॉडी बी, तो कोलिजन के बाद हम क्या कह रहे हैं, कोलिजन के बाद ए की जो वेलोसिटी थी वो अब बी को मिल जाएगी। तो ए की वेलोसिटी जो 5 मीटर पर सेकेंड प्लस आई कैप में थी वो अब बी को मिल जाएगी। मतलब अब बी जो है वो आगे की तरफ 5 मीटर पर सेकेंड से जाएगा। एंड सिमिलर वे में हम कह सकते हैं ए जो है, ए को बी की वेलोसिटी इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन मिल जाएगी। मतलब वेलोसिटी जो हो जाएंगी वो एक्सचेंज हो जाएगी। तो फाइनल वेलोसिटी अगर ए की बात की जाए तो ये हो गया 5 मीटर पर सेकेंड और डायरेक्शन बात करें तो माइनस आई कैप। और उसी तरह से बी की वेलोसिटी बात की जाए तो मैग्नीट्यूड तो है 5 मीटर पर सेकेंड और डायरेक्शन जो है वो हो गया प्लस आई कैप। हमने डिस्कस किया है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाती है ओनली जब मासेस सेम हो। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन था, दोनों बॉडीज का मास सेम था, उसी केस में वेलोसिटी हमने एक्सचेंज कर ली। तो ये है 17 नंबर, यहाँ तक स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 18 आते हैं। अ 0.1 kg बॉल makes an elastic head-on collision with a ball of unknown mass which is initially at rest. If the 0.1 kg ball rebounds with 1/3 of its original speed, what is the mass of the other ball? तो सिचुएशन कुछ इस तरह से बोली गई है, लेट्स से एक 0.1 kg की बॉल गिवन है। तो यहाँ पे एक बॉल है हमें दैट इज ऑफ मास 0.1 kg करके दिया हुआ है, मेक्स इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन विद अदर बॉल ऑफ अननोन मास विच इज एट रेस्ट। तो ये दूसरी बॉल है, लेट्स से इस बॉल का मास पता नहीं और ये रेस्ट पे है, और ये बॉल ए कह देते हैं और ये अननोन बॉल जिसका मास नहीं पता उसका मास हमने m कह दिया। इफ the 0.1 kg ball let's say rebounds with 1/3 of its original speed, कहने का मतलब अगर ये u स्पीड से आ रहा था, आफ्टर द कोलिजन लेट्स से वो अपने स्पीड के 1/3 स्पीड से रिबाउंड करता है। रिबाउंड मतलब बाउंस बैक करता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं आफ्टर द कोलिजन क्या सिचुएशन होगा, 0.1 kg वाला जो ब्लॉक है वो आपका 1/3 जो स्पीड है उसकी उससे रिबाउंड करेगा। मतलब पहले u थी, अब रिबाउंड करने का मतलब पीछे जाएगा विथ स्पीड ऑफ u/3 करके। व्हाट इज द मास ऑफ द अदर बॉल? इस दूसरी बॉल का हमसे पूछा गया है मास क्या होगा। और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि लेट्स से इसका कोलिजन के बाद कुछ वेलोसिटी होगा। यहाँ पे कहीं मेंशन नहीं है कि इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, है ना, तो हम v मान लेते हैं। ये भी नहीं गिवन कि ये रेस्ट पे ही रहेगा। और इलास्टिक कोलिजन है तो यहाँ पे दो इक्वेशन बनेगी, एक है लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, एक इक्वेशन बनेगी आपकी लेट्स से काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन कह सकते हो, और एक इक्वेशन आप कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन करके कह सकते हैं। पहली इक्वेशन लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन करते हुए तो 0.1 kg का मोमेंटम प्लस u डायरेक्शन में है और b बॉडी इनिशियली रेस्ट पे है। और उसी तरह से
फाइनल मोमेंटम 0.1 kg का माइनस u/3 हो गया और फाइनल मोमेंटम v मास का लेट्स से m मास का mv आपका प्लस डायरेक्शन में हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 0.1 u माइनस ऑफ 0.1 u/3 प्लस बन के आया m इंटू वी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एम वी इज इक्वल टू 0.1 u, लेट्स से लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो 1 प्लस 1/3 निकल के आएगा 4/3। तो यहाँ से पहले इक्वेशन आ गया एम वी इज इक्वल टू 0.4 डिवाइडेड बाई 3 टाइम्स लिखा जा सकता है u। ये आया पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन हम लिख सकते हैं लेट्स से कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से, that is E is equal to velocity of separation by velocity of approach। तो velocity of separation इस केस में देख सकते हैं आफ्टर कोलिजन। तो हम किसी एक को रोक देते हैं तो u/3 को रोका तो आगे u/3 लगाया तो इस पे भी आगे u/3 लगेगा। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन तो हो गया v प्लस u/3 और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच लेट्स से कहा जा सकता है u हो गया, क्योंकि b के रेस्पेक्ट में a u से उसकी तरफ आ रहा है और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 1। तो यहाँ से हमारा इक्वेशन हो गया v प्लस u/3 इज इक्वल टू u। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू u माइनस u/3। मेरे पास निकल के आ गया 2 टाइम्स लेट्स से u/3। इसकी वैल्यू यहाँ रख देते हैं। दिस इज योर इक्वेशन नंबर लेट्स से 2 और इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 3। तो इन दो इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं 2 और 3 और वहां से m की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं v की वैल्यू हमने निकाली है थर्ड से 2u/3 इज इक्वल टू ये बना हुआ है 0.4 u डिवाइडेड बाई 3। अब इसे सिंप्लीफाई करता हूं तो मैं यहाँ देख रहा हूँ 3 से 3 कैंसिल हो गया, इस u से u कैंसिल हुआ तो यहाँ से m की वैल्यू आई 0.4/2। हेंस जो अननोन मास था उसकी वैल्यू निकल के आ गई हमारे पास 0.2 kg। तो 18 नंबर का इरा सॉल्यूशन आई गेस समझ आया, यहाँ तक स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 19 आते हैं। सिंपल पेंडुलम of length 1 meter has a wooden bob of mass 1 kg. It is struck by a bullet of mass 10 power minus 2 kg moving with speed of 2 into 10 power 2 meter per second. Bullet gets embedded within the bob. Obtain the height to which the bob rises before swinging back. तो सिचुएशन कुछ इस तरह से है। लेट्स से ये आपका पेंडुलम हैंग किया जा रहा है। लेट्स से इस पेंडुलम का लेंथ गिवन है एज 1 मीटर। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं पेंडुलम का जो लेंथ है दैट इज योर 1 मीटर हैज अ वुडन बॉब ऑफ मास 1 kg। और इस बॉब का जो मास दिया हुआ है लेट्स से वुडन बॉब का मास दिया हुआ 1 kg। इट इज स्ट्रक बाय अ बुलेट ऑफ मास 10 पावर माइनस 2 kg। ये जो लेट्स से आपका बॉब है इसको स्ट्रक करता है, इस बॉब को एक बुलेट, और इस बुलेट का लेट्स से ये बुलेट है, इस बुलेट का मास हमें दे रखा है एज लेट्स से 10 पावर माइनस 2 kg करके क्वेश्चन में गिवन है। अब आगे बोला गया है मूविंग विथ स्पीड ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड। और ये जो लेट्स से बुलेट है ये आपका जा रहा है विथ स्पीड ऑफ लिखा गया है 200 मीटर पर सेकेंड। बुलेट गेट्स एम्बेडेड विद इन द बॉब। बुलेट और बॉब लेट्स से कहा जा सकता है कोलिजन हुआ, बुलेट ने बॉब को हिट किया और हिट करके यहाँ पे हम कह रहे हैं बॉब के अंदर बुलेट चला गया और एम्बेड हो गया, मतलब परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन वाली बात हो रही है। दोनों स्टिक करके अब साथ में मूव करेंगे। अब यहाँ पे बोला गया है ऑब्टेन द हाइट टू विच द बॉब राइजेस बिफोर स्विंगिंग द लेट्स से स्विंगिंग बैक। तो यहाँ पे बोला गया है किस हाइट तक ये जो है लेट्स से राइज करने वाला है बिफोर स्विंगिंग बैक। तो हम देख सकते हैं कि ये जो पूरा सिस्टम है बुलेट और बॉब का इस पोजीशन से आपका कुछ हाइट तक आके राइज करेगा इस, और फिर यहाँ पे ये इसके अंदर ही चिपक के ये जो बुलेट है इसी के अंदर चिपक के कुछ हाइट राइज किया होगा और हमसे पूछा जा रहा है वो हाइट बताइए कितनी हाइट राइज करने वाला है। ऑब्टेन द हाइट टू विच द बॉब राइजेस बिफोर स्विंगिंग बैक।
तो कितना हाइट राइज किया होगा। तो इस पोजीशन को P कह देते हैं और इस पोजीशन को Q कह देते हैं। तो यहाँ पे हम P और Q पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करते हैं। उससे पहले हम ये कॉमन वेलोसिटी निकाल लेते हैं V इस P पोजीशन पे। तो मोमेंटम कंजर्वेशन से हम इस V की वैल्यू निकाल सकते हैं Pi इज इक्वल टू PF करके। तो यहाँ पे लिखा जा सकता है हमारे पास इज इक्वल टू इनिशियल जस्ट कोलिजन से पहले वाला सिचुएशन, यहाँ पे आ जाएगा m इंटू यू। m है कैपिटल M है बुलेट का मास, u है बुलेट की स्पीड। ये जो बॉब है इस बॉब का मास 1 kg, ये रेस्ट पे है और इसकी लेट्स से स्पीड 0 है तो इसका मोमेंटम 0। कोलिजन के बाद दोनों स्टिक कर गए, मतलब दोनों का मास कंबाइन हो गया m प्लस m और फाइनल स्पीड v हो गई। तो यहाँ से v की वैल्यू लिखी जा सकती है mu डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में बन जाएगा m प्लस m। अब वैल्यू रखता हूँ कैपिटल M दैट इज बुलेट का मास 10 पावर माइनस 2 kg, फिर u दैट इज बुलेट की स्पीड 200 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय टोटल मास बात करें तो 1 प्लस यहाँ पे बन गया 10 पावर माइनस 2 kg। तो ये 2 न्यूमरेटर में 2 आया और डिनोमिनेटर में हम बोल सकते हैं, डिनोमिनेटर में हमारे पास बना हुआ है 1 प्लस 10 पावर माइनस 2। 10 पावर माइनस 2 मतलब ये बन गया 0.01। तो ये आया 2 डिवाइडेड बाय 1.01 मीटर पर सेकेंड। इस स्पीड से ये लेट्स से पूरा सिस्टम मूव करेगा। अब P और Q पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व किया जाए तो यहाँ पे बोल सकते हैं ui प्लस ki इज इक्वल टू uf प्लस हमारे पास बनने गया है kf करके। चलिए इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे P पे हम कह सकते हैं लेट्स से ये इनिशियल सिस्टम है दैट इज up प्लस kp, हम लिखने वाले हैं लेट्स से uq प्लस kq करके। तो क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, सभी फोर्सेस कंजर्वेटिव इन नेचर है तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं। तो P पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी पूरे सिस्टम की बात की जाए तो हाफ ऑफ पूरा कंबाइंड सिस्टम m प्लस m हो गया इंटू वी स्क्वायर इज इक्वल टू इस Q पोजिशन पे पहुंचा होगा पूरा सिस्टम। तो यहाँ पे कह सकते हैं मैकेनिकल एनर्जी हो जाएगी m प्लस m इंटू जी इंटू h हमें निकालना है और हाईएस्ट पॉइंट पे जब यहाँ पहुंचा होगा यहाँ पे फाइनल स्पीड 0 हो गई होगी। तो काइनेटिक एनर्जी पूरे सिस्टम की 0 कर दी जाए, यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं तो m प्लस m से ये m प्लस m कैंसिल हो गया। तो यहाँ से h की वैल्यू निकल के आ गई हमारे पास v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g करके। यहाँ से जो v निकाला था इस v की वैल्यू यहाँ रख देता हूँ तो ये आया निकल के 4 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में हो गया 1.01 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू जी की वैल्यू आ गई 10। तो इसे सिंप्लीफाई करते हैं अगर तो यहाँ 1.01 का स्क्वायर लगभग 1 हो जाएगा तो ये बनेगा न्यूमरेटर में तो 2 और डिनोमिनेटर में हम बात करें तो डिनोमिनेटर में बचेगा 10 और इस 1.01 के स्क्वायर को लगभग 1 कह सकते हैं क्योंकि 1 का स्क्वायर लिखा हुआ है। अब ये 2/10 एग्जैक्ट आएगा 0.2 मीटर और अगर मैं यहाँ पे लेट्स से g की वैल्यू एग्जैक्ट 9.8 लेता 1.01 का स्क्वायर करता तो आंसर हमारा एग्जैक्ट 0.2 मीटर निकल के आता। तो ये 19 नंबर आई गेस समझ आया, यहाँ तक स्क्रीनशॉट लें। क्वेश्चन नंबर 20 आते हैं। बॉडी फॉलिंग ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर rebounds to a height of 2.5 meter. Calculate the percentage loss in kinetic energy, ratio of velocities of the body just before and after the collision. तो सिचुएशन कुछ ऐसा है, लेट्स से ये ग्राउंड है। अब इस ग्राउंड पे कहा जा रहा है बॉडी फॉलिंग ऑन द ग्राउंड फ्रॉम हाइट ऑफ 10 मीटर। लेट्स से ये बॉडी है ना, इस बॉल हम मान लेते हैं ये बॉल है, ये बॉल इस पॉइंट ए से गिर रही है, हाइट गिवन है यहाँ पे एज हमें 10 मीटर करके दिया हुआ है। इस बॉडी का कुछ मास मान लिया जाए m करके। रिबाउंड्स टू अ हाइट ऑफ 2.5 मीटर, कोलाइड करने के बाद ये बॉडी B लेट्स से आपका 2.5 मीटर हाइट तक ही राइज करती है बोला जा रहा है। लेट्स से इस पोजीशन C तक राइज करती है और ये जो C पोजीशन की हाइट दे रखी है ये हाइट हमें दे रखी है एज 2.5 मीटर करके। कैलकुलेट द परसेंटेज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि कोलिजन से जस्ट पहले और कोलिजन के जस्ट बाद का क्या सिचुएशन हुआ होगा। तो यहाँ पे
सकते हैं कि जब कोलाइड किया होगा तो लेट्स से u स्पीड से आया होगा और कोलिजन के बाद लेट्स से v स्पीड से बाउंस बैक किया होगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये जो u और v अगर हम निकालने जाएं तो हम लेट्स से इस पोजीशन को p कह दें और इस पोजीशन को q कह दें, तो a और p पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे UA प्लस KA इज इक्वल टू UP प्लस लिखा जाए KP करके। तो A पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mgh करके और h की वैल्यू हमें गिवन है और यहाँ बोला गया है फॉलिंग मतलब इसका इनिशियल स्पीड 0 गिवन है A पोजीशन पे। जब P पोजीशन पे गिरा होगा तो ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी 0 और काइनेटिक एनर्जी ग्राउंड पे जस्ट लेट्स से रिबाउंड से पहले वाली हो जाएगी हाफ एम यू स्क्वायर करके। अब इसे सिंप्लीफाई करूं, m से m कैंसिल हो गया तो यहाँ से u की वैल्यू मेरी सिंप्लीफिकेशन पे आ गई √2g इंटू एच। अब g की वैल्यू रखते हैं, g है हमारे पास 10 और h की वैल्यू है 10, तो ये आया 10√2 मीटर करके पर सेकेंड। तो कोलिजन से हम बोल सकते हैं जस्ट पहले, कोलिजन से जस्ट पहले स्पीड हुई होगी लगभग 10√2 मीटर पर सेकेंड। कोलिजन के बाद की बात करें तो कोलिजन के बाद अगर हम बात करें लेट्स से हाइट c तक जाता है 2.5 मीटर तक, तो लॉस कितना हुआ वो हम देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं लेट्स से q और c पे हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करते हैं। UQ प्लस KQ इज इक्वल टू कहलाएगा UC प्लस KC करके। अब Q पॉइंट पे हमारी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी ग्राउंड है तो 0 प्लस यहाँ बोल दिया जाए हाफ एम वी स्क्वायर और C पॉइंट पे बात करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा अपना mg और स्मॉल h करके। तो mg स्मॉल h और C हाईएस्ट पॉइंट पे रिबाउंड करके मैक्सिमम से मैक्सिमम 2.5 मीटर जाता है, मतलब वहां जाके स्पीड 0 हो गई होगी। तो ये काइनेटिक एनर्जी 0 कर दिया जाए। अब यहाँ पे m से m कैंसिल कर देते हैं तो ये v की वैल्यू निकल के आ गई √2gh। तो यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, g की वैल्यू है 10, h की वैल्यू गिवन है 2.5, तो ये निकल के आया हमारे पास एज लेट्स से √50 को लिख सकते हैं 5√2 मीटर पर सेकेंड। तो कोलिजन के बाद हम कह सकते हैं कि ये जो बॉल है ये बॉल हमारी 5√2 मीटर पर सेकेंड से रिबाउंड की होगी। कोलिजन से पहले 10√2 था, कोलिजन के बाद 5√2 है। तो फर्स्ट पार्ट और यहाँ सेकेंड पार्ट बात करें तो रेशियो ऑफ वेलोसिटीज ऑफ द बॉडी बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन एंड परसेंटेज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ होगा। तो फर्स्ट पार्ट पे बात करें परसेंटेज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, इसको अगर देखने जाएं तो लॉस का मतलब क्या होगा फाइनल माइनस हम बोल सकते हैं इनिशियल विद रेस्पेक्ट टू इनिशियल इनटू 100 कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ एम वी स्क्वायर, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जस्ट कोलिजन से पहले थी u करके, तो हाफ एम यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में बनी हुई है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ एम यू स्क्वायर इनटू यहाँ पे आ जाएगा 100% करके। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं अगर तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हाफ एम अगर हमने कॉमन निकाल के काट दिया तो ये बन गया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर इंटू 100%। तो यहाँ से हमारी वैल्यू निकल के आएगी v अपॉन यू का होल स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई यू स्क्वायर 1 हो जाएगा इंटू कह सकते हैं 100%। अब हमें v बाई यू की वैल्यू चाहिए तो सेकेंड पार्ट में हमसे पूछा था लेट्स से v बाई यू की वैल्यू बताइए। रेशियो ऑफ द क्वेश्चन बोल रहा था रेशियो ऑफ वेलोसिटीज बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन, तो यहाँ में v बाई यू की वैल्यू चाहिए क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में v बाई यू चाहिए तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं u बाई वी। सेकेंड पार्ट में बोला है रेशियो ऑफ वेलोसिटीज बिफोर मतलब u और आफ्टर द कोलिजन दैट इज v। तो u बाई वी की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, u तो है 10√2 और v की वैल्यू है 5√2। तो यहाँ पे हमने कैलकुलेशन किया था तो u की वैल्यू हमने निकाली थी लेट्स से 10√2 और v की वैल्यू 5√2, तो ये रेशियो आया 2:1। तो ये तो सेकेंड पार्ट हो गया और यहाँ कैलकुलेशन में हमें चाहिए v बाई यू, तो इसका उल्टा कर दीजिए 1/2 कर दीजिए। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1/2 का स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100%।
तो ये आ गया 1/2 माइनस 1। यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये बनेगा हमारे पास एज लेट्स से 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4 हो गया। 1/4 माइनस 1 हम बोल सकते हैं -3/4 आएगा। -3/4 इंटू 100% मतलब -75%। तो यहाँ से कह सकते हैं कि 75% से काइनेटिक एनर्जी लॉस हो गया। और जो रेशियो सेकेंड पार्ट में पूछा था हमसे कि रेशियो ऑफ वेलोसिटी बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन बताइए, तो वो रेशियो आ गया 2:1। तो ये था आपका नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। यहाँ तक स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 21 है, बॉडी कोलाइड्स ऑब्लिकली विद अनदर आइडेंटिकल स्टेशनरी बॉडी इलास्टिकली। मतलब दोनों बॉडी सेम मास है और स्टेशनरी कोलाइड हो रहा है पर ऑब्लिकली किसी एंगल पे कोलाइड कर रहे हैं। लेट्स से अगर ये दोनों हेड ऑन कोलिजन करते तब वेलोसिटी एक्सचेंज होता, पर इलास्टिक कोलिजन सेम मास पर ऑब्लिक कोलिजन बोला है। प्रूव दैट दे विल मूव परपेंडिकुलर टू ईच अदर आफ्टर द कोलिजन। हमें ये प्रूव करना है आफ्टर द कोलिजन दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर मूव करेंगे। मतलब ये जो एंगल है θ1 प्लस θ2 वो हमें 90 डिग्री शो करना है। तो पहला चीज हम यहां से बोल सकते हैं, क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन करके गिवन है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लेट्स से मोमेंटम कंजर्वेशन से पहले इक्वेशन Pi इज इक्वल टू पी एफ से यहाँ से कहा जा सकता है इनिशियल मोमेंटम ये बन के आएगा हमारे पास m इंटू u1 इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम का है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इस बॉडी का लेट्स से मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस और परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। अगर ये θ1 है तो ये एंगल भी θ1 होगा। तो इसका कंपोनेंट आया v1 का cos θ1 और ये कंपोनेंट हो जाएगा v1 का sin θ1। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये आपका हो गया m v1 cos θ1। ये हम मोमेंटम कंजर्व कर रहे हैं अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग मोमेंटम कंजर्वेशन करते हुए पूरे सिस्टम का। उसी तरह से यहाँ पे इसके अलोंग कंजर्व करते हुए ये θ2 है तो ये भी θ2 रहेगा। तो यहाँ पे बन जाएगा v2 का cos ऑफ θ2 और नीचे की तरफ आएगा v2 का साइन ऑफ लिखा जा सकता है θ2। तो हम बोल सकते हैं ये बन के आया m इंटू v2 का ये बन गया cos ऑफ θ2। यह आया इक्वेशन नंबर 1 मोमेंटम कंजर्व करते हुए एक्स एक्सिस के अलोंग। उसी तरह से अलोंग द वाई एक्सिस मोमेंटम कंजर्व किया जाए तो अलोंग द वाई एक्सिस मोमेंटम हम बोल सकते हैं इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम करते हुए। तो इनिशियल मोमेंटम जो है सिस्टम का वो तो है 0, क्योंकि ये जो m मास है ये भी रेस्ट पे है अलोंग वाई एक्सिस और ये भी रेस्ट पे है अलोंग वाई एक्सिस। जो भी मोशन हो रहा है इस पहले वाले मास का वो अलोंग एक्स एक्सिस हो रहा है। तो यहाँ पे इस मास का मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस है आपका m v1 sin θ1 और नीचे वाले मास का मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन है नीचे की तरफ दैट इज m v2 sin θ2 विद माइनस साइन। तो यहाँ से लिख सकते हैं m से m कैंसिल हुआ दैट इज v1 sin θ1 यहाँ से बन के आ गया v2 का साइन ऑफ θ2। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर लेट्स से 2 करके। तो यहाँ से m कैंसिल किया जाए तो ये हमारे पास हो गया u1 इज इक्वल टू यहाँ बन के आएगा v1 cos θ1 प्लस बन गया v2 cos ऑफ θ2। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। अब हम जानते हैं कि लेट्स से कोलिजन इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम तो कंजर्व रहता ही है, साथ ही साथ यहाँ कहा जा सकता है कि काइनेटिक एनर्जी भी रहेगी कंजर्व्ड। दैट इज इनिशियल सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पहले वाले मास का हाफ m u1 स्क्वायर इज इक्वल टू फाइनली सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी। नेट एनर्जी बोल रहा हूँ तो कोई कंपोनेंट की बात नहीं हो रही है क्योंकि एनर्जी स्केलर क्वांटिटी होती है। तो हाफ m v1 स्क्वायर प्लस हाफ m v2 स्क्वायर। अब इसे सिंप्लीफाई किया जाए तो यहाँ से आ गया u1 स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। अब u1 की वैल्यू हम उठा लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 से। तो u1 आया है हमारे पास एज v1 cos θ1 प्लस यहाँ बन गया है v2 cos θ2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस लिखा जा सकता है v2 स्क्वायर। अब हमें 90 डिग्री प्रूव करना था
यहाँ पे दैट इज θ1 प्लस θ2। हमारा टारगेट है इसे सिंप्लीफाई करके 90 डिग्री लाना, तब ये प्रूव हो जाएगा कि ये दोनों परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं आफ्टर कोलिजन। चलिए देखो, अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो स्क्वायरिंग लेट्स से बोथ साइड्स, तो ये इक्वेशन हमारे पास, यहाँ पे हम इसे स्क्वायर करते हैं, दैट इज v1 स्क्वायर, ये बना हुआ है cos θ1 स्क्वायर, प्लस यहाँ बना हुआ है v2 स्क्वायर cos θ2 का स्क्वायर, लेट्स से cos स्क्वायर θ2 कर दिया जाए, प्लस यहाँ बनेगा 2v1 v2 cos ऑफ θ1 cos ऑफ θ2 इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस यहाँ लिखा हुआ है v2 स्क्वायर। अब इसे सिंप्लीफाई करता हूँ, तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ लेफ्ट साइड में बच जाएगा 2v1 v2 का cos θ1 cos θ2, और राइट साइड में ले जाता हूँ तो v1 स्क्वायर कॉमन, ब्रैकेट में आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर θ1, और उसी तरह से v2 स्क्वायर कॉमन, यहाँ बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ये बनेगा θ2। तो ये हमारे पास आया 2v1 v2 का cos θ1 cos θ2 इज इक्वल टू, राइट साइड में आ जाएगा एज v1 स्क्वायर साइन स्क्वायर θ1 प्लस ये बन गया v2 स्क्वायर साइन स्क्वायर θ2, और यहाँ पे हमने प्रूव किया है v1 साइन θ1 इक्वल टू v2 साइन θ2, तो ये v2 साइन θ2 का स्क्वायर को लिखा जा सकता है v1 स्क्वायर साइन स्क्वायर θ1, और यहाँ पे भी बना हुआ है v1 स्क्वायर साइन स्क्वायर θ1। तो ये तो हो गया हमारे पास सिंप्लीफिकेशन पे 2v1 v2 cos ऑफ θ1 cos ऑफ θ2, तो यहाँ से हम कह सकते हैं 2v1 v2 cos θ1 cos θ2, ये बन के आया 2v1 स्क्वायर साइन स्क्वायर θ1। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 2v1 से 2v1 कैंसिल हो गया, देयरफॉर v2 का हमारा बन गया cos θ1 लेट्स से cos θ2, ये बन गया एज v1 लेट्स से sin स्क्वायर θ1। तो यहाँ से v1 sin θ1 की जगह v2 sin θ2 लिख दिया जाए, और फिर बचेगा एक sin θ1, ये v1 sin स्क्वायर θ1 हमने लिखा v1 sin θ1 इंटू sin θ1, और v1 sin θ1 v2 sin θ2 था, तो यहाँ से रिलेशन आ गया v2 cos θ1 cos θ2 इज इक्वल टू v2 sin θ1 sin θ2। तो यहाँ से हम देख सकते हैं ये v2 कैंसिल कर गए एक दूसरे को, तो ये बन गया हमारे पास cos θ1 cos θ2 माइनस ऑफ, ये बन के आया sin θ1 sin θ2 इज इक्वल टू 0, और हम जानते हैं cos a cos b माइनस sin a sin b लिखा जाता है cos ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू 0। अब cos ऑफ a प्लस बी इक्वल टू 0 मतलब cos के अंदर वाला एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा, तो यही हमें प्रूव करना था, दैट इज θ1 प्लस θ2 90 डिग्री। थोड़ा कैलकुलेशन है, उस कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई किया और यहाँ पे प्रूव कर दिया दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री, ये रहा हमारा रिजल्ट θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, हेंस प्रूफ। नंबर 22 आते हैं, बॉल ऑफ मास m hits a floor with a speed v making an angle of incidence theta equal to 45 degree normal to the floor. If coefficient of restitution दिया हुआ है as 1 upon root 2, find speed of the reflected ball and the angle of reflection. तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि लेट्स से कोई बॉल है और वो बॉल लेट्स से फ्लोर को हिट करती है, तो ये लेट्स से आपका फ्लोर रहा, और ये बॉल लेट्स से इस लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग आते हुए, इस लाइन के अलोंग आ रही है ये बॉल, इस बॉल का हमने मास m बोला गया है, ये बॉल ग्राउंड को हिट करती है विद अ स्पीड v, तो लेट्स से एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री करके बोला गया है, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री दे रखी है, और ये बॉल लेट्स से अप्रोच कर रही थी विद स्पीड v, इस बॉल की स्पीड v है बिफोर द कोलिजन, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन गिवन है 1/√2, स्पीड ऑफ द रिफ्लेक्टेड बॉल पूछा गया, मतलब कोलिजन के बाद इस बॉल की स्पीड कितनी होगी ये पूछी जा रही है, तो हम कह सकते हैं कोलिजन के बाद का सिचुएशन बॉल की स्पीड लेट से इस डायरेक्शन में v हो जाती है, तो एंगल कितना एंगल पे रिफ्लेक्ट होके जाएगा, ये एंगल ऑफ
रिफ्लेक्शन हमें पता करना है, और यहाँ पे हम कह सकते हैं जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन में बात होती है, दैट इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच करके, वो अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट होती है। और अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट का मतलब क्या होगा, कॉमन नॉर्मल, मतलब जो सरफेस के परपेंडिकुलर की बात की जाए तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि कोलिजन से पहले लेट्स से जो बॉल आई होगी, ये बॉल, इसकी वेलोसिटी का कंपोनेंट हमें नीचे के डायरेक्शन में पता करना है। तो हम बोल सकते हैं ये इस डायरेक्शन में नॉर्मल, इस ये हो गया LOI, लाइन ऑफ इम्पैक्ट। इस लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग हमें वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन या अप्रोच लिखना होता है। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी वेलोसिटी से अप्रोच कर रही है, और आफ्टर द कोलिजन ये जो बॉल है ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितने वेलोसिटी से रिबाउंड करके जाएगी, v डैश। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं किस वेलोसिटी से रिबाउंड करके जाएगी, v डैश, ये हमें पता करना है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये जो वेलोसिटी है v, इस वेलोसिटी का हमें यहाँ पे एंगल जो दिया हुआ है वो ये एंगल दे रखा है 45 डिग्री। अब ये 45 है तो ये एंगल भी 45 होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस है। तो इसका ये वाला जो कंपोनेंट हो गया अलोंग y डायरेक्शन, वो तो हो गया v cos 45। उसी तरह से हम कह सकते हैं कोलिजन के बाद में लेट्स से ये r रिफ्लेक्शन एंगल r पे जाता है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं इसका ये एंगल भी r होगा, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। तो ऊपर वाला जो कंपोनेंट हो गया वो हो गया v डैश का cos ऑफ r करके, जिसके साथ एंगल बनाता है वो cos होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1/√2 एज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इस केस में है। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये बॉडी ऊपर जा रही है विथ स्पीड v डैश का cos ऑफ r और डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो ये बॉल लेट्स से अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट v cos 45 से आ रही है, तो v cos 45 डिग्री। तो यहाँ से एक इक्वेशन आ गया, v डैश का cos ऑफ r इज इक्वल टू v cos 45 डिग्री डिवाइडेड बाय √2, और cos 45 1/√2 होता है। तो यहाँ से एक इक्वेशन हो गया v डैश cos r इज इक्वल टू 1/√2 हो गया हमारे पास 1/2। तो ये तो हो गया इक्वेशन नंबर 1। दूसरा इक्वेशन हम बनाने जा रहे हैं लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम पर अलोंग एक्स एक्सिस। मोमेंटम दोनों डायरेक्शन में कंजर्व रहते हैं, एक्स और वाई। एक्स एक्सिस में कंजर्व करके हम लेट्स से एक और रिलेशन निकालते हैं। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि कोलिजन लेट्स से पहले इसका मोमेंटम अलोंग द एक्स एक्सिस कहा जा सकता है, ये हो जाएगा v sin 45 डिग्री, और उसी तरह से ये जो कंपोनेंट हो जाएगा ये हो जाएगा v डैश का साइन ऑफ r। तो इनिशियल मोमेंटम ये हो गया mv का साइन ऑफ 45 डिग्री इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम बन गया mv डैश का साइन ऑफ r। m से m कैंसिल हुआ, तो यहाँ से v डैश का साइन ऑफ r बन के आया साइन 45 1/√2 है। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इन दो इक्वेशन से v डैश और r निकाले जा सकते हैं। तो पहला हम काम क्या करते हैं, पहला काम स्क्वायर ऐड कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के स्क्वायर के साथ अगर स्क्वायर ऐड किया जाए 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो लेफ्ट साइड हम देखते हैं v डैश का होल स्क्वायर कॉमन आ गया, और अंदर ब्रैकेट में आया cos स्क्वायर r प्लस बन गया sin स्क्वायर r, और राइट साइड में हमारे पास बन गया v स्क्वायर बाई 4 प्लस यहाँ बना हुआ है v स्क्वायर बाई 2। तो ये तो हो गया v डैश का स्क्वायर, ये आया 2 + 1 3/4 v स्क्वायर। तो यहाँ से बोल सकते हैं कोलिजन के बाद स्पीड हो गई √3/2 v। तो बॉल की स्पीड तो निकल के आ गई, अब एंगल पता करना है तो इन दोनों को डिवाइड कर दिया जाए। तो इक्वेशन लेट्स से 2 को 1 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ न्यूमरेटर में बन गया v डैश साइन r और डिनोमिनेटर में बन गया v डैश का cos r, ताकि v डैश कैंसिल हो जाए। न्यूमरेटर में v/√2 डिनोमिनेटर में v/2, तो यहाँ लेफ्ट साइड में बचेगा tan r और राइट साइड में हमारे पास बन जाएगा एज √2। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं रिफ्लेक्शन एंगल यहाँ से निकल के आ गया tan इनवर्स √2 करके। मतलब यहाँ पे ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि 45 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस था तो 45 डिग्री एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो। tan इनवर्स √2 45 डिग्री नहीं होता है। तो ये रहा हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, लेट्स से 45 था तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आया tan इनवर्स √2, और जिस स्पीड से रिबाउंड किया वो स्पीड आ गई √3/2 v करके।
तो ये रहा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो।